जय श्री महाकाल दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कथन और निष्कर्ष, जो कि आपकी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम से के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स से एनालिसिस करने के बाद में, उनसे क्वेश्चन करने के बाद में मालूम होता है कि अभी तक की जितनी बेस शिफ्ट हुई हैं उनमें अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपके कथन और निष्कर्ष से पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो ऐसे में आपके लिए कथन और निष्कर्ष बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले हम कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं। थ्योरी देख लेते हैं दोस्तों पहले हम की पहले दोस्तों हम क्या देख लेते हैं, थ्योरी देख लेते थे। कथन एक ऐसी अवधारणा है, क्या दोस्तों, कथन एक क्या है, ऐसी अवधारणा है जिसे आधार मानकर हम अपने अनुमान अथवा निष्कर्ष को व्यक्त करते हैं। कथन एक ऐसी अवधारणा है जिसे आधार मानकर हम अपने निष्कर्ष को व्यक्त करते हैं। निष्कर्ष एक ऐसी तथ्यपरक विवेचना या विकल्प है निष्कर्ष एक ऐसी तथ्यपरक विवेचना या विकल्प है जो कि किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए कथनों या तथ्यों के आधार पर विश्लेषण करके विचारों के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। दोस्तों के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। कुछ निष्कर्षों का आसानी से शीघ्रतापूर्वक अनुमान लगाया जा सकता है दोस्तों। कुछ निष्कर्ष ऐसे होते हैं जिनका हम आसानी से शीघ्रतापूर्वक अनुमान लगा लेते हैं दोस्तों। जैसे कि कई बार बोला जाता है कि राम श्याम का दोस्त है। राम क्या है, श्याम का दोस्त है दोस्तों। यह निष्कर्ष है। तो ऐसे निष्कर्ष में यदि यह कथन है दोस्तों, क्या है, कथन है। इस कथन में यदि निष्कर्ष पहला यह देता है कि श्याम राम का दोस्त है, और सेकंड कि राम और श्याम दोनों दोस्त हैं। श्याम दोस्तों ऐसे निष्कर्ष में, ऐसे कथन और निष्कर्ष में हम क्या है ना, वो जो निष्कर्ष का इस कथन में हम आसानी से अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों के पहले कथन में क्या कहा है कि राम श्याम का दोस्त है। दोस्तों पहला कथन निष्कर्ष क्या कह रहा है कि श्याम राम का दोस्त है। दोस्तों सही होगा क्योंकि श्याम राम का दोस्त है हमें कथन में कहा गया है। और दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है कि राम और श्याम दोनों दोस्त थे। राम श्याम का दोस्त है तो दोस्तों श्याम राम का दोस्त तो होगा ही, इसलिए राम और श्याम दोनों दोस्त है। तो यहाँ से हमें क्या है, जो हमारी ये सेकंड लाइन थी, कुछ निष्कर्षों का आसानी से शीघ्रतापूर्वक अनुमान लगाया जा सकता है क्योंकि ये कथन में उल्लेखित तथ्यों का प्रत्यक्ष रूप से अनुकरण करते हैं। क्योंकि जो कथन में कहा गया है वही निष्कर्ष में भी दिख रहा है। कभी कभी निष्कर्ष अप्रत्यक्ष भी हो सकते हैं। ऐसे मामले में निष्कर्षों की वैधता का मूल्यांकन करना अत्यधिक कठिन हो जाता है। कथन एवं निष्कर्ष संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं दोस्तों कि कथन में दी गई अथवा निहित जानकारी के अतिरिक्त किसी अन्य तथ्य को निष्कर्ष निर्धारण में प्रयोग नहीं करना चाहिए। कथन में दी गई अथवा निहित जानकारी के अतिरिक्त, जो कथन में दी हुई है उस जानकारी के अतिरिक्त अन्य तथ्य कोई सा भी हो, उसको निष्कर्ष में प्रयोग नहीं करना है। यदि सलाह, परिणाम, निवारण आदि कथन से सीधे जुड़े हैं तो वे सामान्य होंगे। कोई भी सलाह, परिणाम या निवारण दिया गया है, यदि वो कथन से जुड़ा हुआ है तो सही होगा, अन्यथा नहीं होगा। सामान्यतः भूतकाल की बातों को निष्कर्ष के रूप में नहीं मानते। किनको दोस्तों, के भूतकाल की जो बातें उनको निष्कर्ष के रूप में नहीं मानते, क्योंकि कथन में बात वर्तमान काल की होती है तो बीते हुए कल की स्थिति क्या थी उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, यदि प्रश्न में भूतकाल की बात की गई है तो निष्कर्ष में भूतकाल हो सकता है। भविष्यकाल की बात को निष्कर्ष के रूप में नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वर्तमान को देखकर भविष्य के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है, निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। दोस्तों आप भी जानते हो कि हम केवल भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं, ना कि उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह होगा। हम यह बोल सकते हैं, यह नहीं बोल सकते यह ही होगा, यह अपना अनुमान है, लेकिन यह ही होगा। यदि उसमें ही शब्द लग गया मतलब कि आपने उसका निष्कर्ष दे दिया कि यह होना ही है, दोस्तों यह नहीं होता। पूर्वधारणा तथा अनुमान पूर्णतः निषेध है। पूर्वधारणा तथा अनुमान, दोस्तों अनुमान और पूर्वधारणा दोनों क्या है, यहाँ पर निषेध है। उन्हें निष्कर्ष के रूप में नहीं ले सकते। निष्कर्ष कार्यवाही के रूप में नहीं होना चाहिए। निष्कर्ष जो आपने लिया है वो कार्यवाही के रूप में हमेशा नहीं होना चाहिए कभी भी। यदि कथन धनात्मक है तो ऋणात्मक निष्कर्ष मान्य नहीं होंगे। यदि कथन धनात्मक है तो, जैसे किसी ने बोला क्वेश्चन, जैसे दोस्तों कुछ क्या कहा गया है कि कथन धनात्मक है तो ऋणात्मक निष्कर्ष मान्य नहीं होंगे। जैसे कि बीमार व्यक्ति को दवाई की आवश्यकता होती है। बीमार व्यक्ति को दवाई की आवश्यकता होती है, क्या आपका क्या हो गया,
आपका एक धनात्मक और निष्कर्ष होगा कि बीमार व्यक्ति क्या है, बीमार व्यक्ति को दवा की आवश्यकता होती है ना दोस्तों। अब ये कथन निष्कर्ष में आया कि स्वस्थ व्यक्ति को दवा की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों कथन कैसा है, धनात्मक है, और निष्कर्ष ये ऋणात्मक है, तो ये मान्य नहीं होगा। क्या दोस्तों कि कथन यदि आपका धनात्मक है और यदि निष्कर्ष ऋणात्मक है तो ये आपका मान्य नहीं होगा दोस्तों। तो सेकंड दे दिया आपको, नहीं आपको फर्स्ट क्या दिया हुआ उन्होंने कि यदि कथन आपका क्या है, धनात्मक है, तो आपका जो निष्कर्ष है वो ऋणात्मक नहीं हो सकता। आपका कथन क्या है कि बीमार व्यक्ति को दवा की आवश्यकता होती है, यह धनात्मक है। कैसा है, धनात्मक है ये दोस्तों। लेकिन यहाँ आपका निष्कर्ष में दिया हुआ है कि स्वस्थ व्यक्ति को दवा की आवश्यकता नहीं होती, ऋणात्मक है, और ऋणात्मक की सीधी बात की गई, मना की गई है। अगले पे आते दोस्तों, सरकारी आदेश या नियम का पालन करना आम जनता के लिए स्वीकार्य है, इसलिए इससे संबंधित निष्कर्ष यदि कथन में सीधा संबंध रखता है तो यह मान्य होगा। अब क्वेश्चन पर आते दोस्तों, अपने फर्स्ट क्वेश्चन जो अपना है, क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों कि भारत में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास समान नहीं है। क्या बोल रहा है दोस्तों आपका अपना पहला कथन कि भारत में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास क्या नहीं है दोस्तों, समान नहीं है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास समान नहीं है दोस्तों। ऐसे में हम कथन तो हमने पढ़ लिया, अब हम निष्कर्ष पे आते हैं। ग्रामीण निर्धनता शहरी निर्धनता से ज़्यादा है। दोस्तों यहाँ पर निर्धनता की तो कोई बात ही नहीं की गई, यहाँ पे केवल क्या बात की गई कि आपका विकास की बात की गई। यहाँ पर कोई निर्धनता के लिए कोई भी तर्क उन्होंने नहीं दिया है। क्या तो उन्होंने बात की है कि भारत में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास समान नहीं है। विकास समान नहीं है तो हमारी जब निष्कर्ष दिए गए निर्धनता भारत ग्रामीण निर्धनता शहरी निर्धनता से ज़्यादा है, ऐसा कोई हमें कथन में नहीं कहा गया है दोस्तों। तो पहला निष्कर्ष जो होगा आपका गलत होगा। दूसरा, परिवार का असीमित आकार भारत में निर्धनता का कारण है, तो इसमें परिवार से रिलेटेड तो कोई बात बोली ही नहीं गई है, तो आपका दूसरा भी क्या होगा, गलत होगा निष्कर्ष। दोस्तों आपका निष्कर्ष कौन सा आपका उत्तर कौन सा होगा, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 तर्क संगत होगा, ये आपका आंसर होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारी वर्षा के बावजूद, क्या है दोस्तों, भारी वर्षा के बावजूद रेल सेवाओं में रुकावट नहीं आई। भारी वर्षा हुई उसके बावजूद रेल सेवाओं में कोई रुकावट नहीं आई। क्या है दोस्तों कि भारी वर्षा के बावजूद रेल सेवाओं में रुकावट नहीं आई। तो केवल वर्षा ऋतु में रेल सेवाओं में रुकावट आती है। क्या बोला, केवल। दोस्तों आपसे कहा गया था कि यहाँ पर केवल वर्ड लग जाए वो आपका हमेशा गलत होगा तर्क, जो आपका निष्कर्ष होगा। या यदि दोस्तों कभी भी लग जाता है कि केवल, ओनली, तो वहाँ पर आपको क्या हुआ है कि वो आपका निष्कर्ष गलत हो जाता है। भारी वर्षा प्रायः रेल सेवा में बाधा डालती है। भारी वर्षा प्रायः रेल सेवा में बाधा डालती है दोस्तों। तो इसमें क्या हो जाएगा, यदि वर्षा भारी होती है तो रेल सेवाओं में बाधा डालती है, प्रायः बाधा डालती है। तो आपको कुछ कथन में क्या कहेगा, भारी वर्षा होने के बावजूद भी रेल सेवाओं में कोई रुकावट नहीं आई, है ना दोस्तों। तो आपके ये क्वेश्चन में आपके लिए छोड़ता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। मैं हर वीडियो में एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होता है। लेकिन दोस्तों अभी कुछ वीडियो के शायद जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं उनके अभी तक आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में नहीं आए हैं दोस्तों। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी का फ़ायदा हो सके दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों ये जो मैं एक क्वेश्चन आपके लिए हर वीडियो में 1 से 2 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ उनके आंसर भी कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों अपना, दिल्ली से कोलकाता के लिए वायुयान यात्रा करना सुगम है। दिल्ली से कोलकाता के लिए वायुयान से यात्रा करना काफ़ी
सुगम है दोस्तों। क्या बोल रहा है कि दिल्ली से कोलकाता के लिए यदि आप वायुयान से यात्रा करेंगे तो वह बहुत ज़्यादा सुगम है। इसमें आपका अपना पहला निष्कर्ष क्या बोलता है दोस्तों? पहला निष्कर्ष बोलता है कि दिल्ली और कोलकाता के बीच कोई यातायात साधन नहीं है। कोलकाता के बीच कोई यातायात साधन नहीं है दोस्तों। ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बोलता है? कोई है ही नहीं। ऊपर जब बात की जा रही है कि वायुयान से यात्रा करना सुगम है, केवल वहाँ पे ये बोला जा रहा है कि वायुयान से यात्रा करना सुगम है। ये नहीं बोला जा रहा वायुयान से ही यात्रा करना सुगम है ना दोस्तों। तो आपका पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि और भी साधन है यातायात के। तो दूसरा क्या है? दिल्ली और कोलकाता हवाई सेवा से जुड़े हुए। हाँ दोस्तों, दिल्ली और कोलकाता दोनों किससे जुड़े हुए? हवाई यात्रा से जुड़े हुए, तभी तो ये हवाई यात्रा सुगम हो पाएगी। तो दोस्तों आपका केवल निष्कर्ष 2 क्या होगा? तर्क संगत होगा दोस्तों। केवल निष्कर्ष 2 क्या होगा आपका? तर्क संगत होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि श्याम हरि का पिता है। इसको हम दोस्तों ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे कि हम श्याम हरि का पिता नहीं है। श्याम हरि का पिता नहीं है, हरि सुरेश का पुत्र है। हरि किसका पुत्र है दोस्तों? हरि जो है दोस्तों सुरेश का पुत्र है। सुरेश है। सुरेश का पुत्र कौन है दोस्तों? हरि है। हरि कौन है? सुरेश का पुत्र है। और सुरेश के 3 पुत्र हैं। सुरेश के कितने पुत्र हैं दोस्तों? 3 पुत्र हैं। अब सुरेश का हमें फिक्स नहीं है कि सुरेश मेल है या फीमेल है। सुरेश मेल भी हो सकता है, सुरेश फीमेल भी हो सकता है दोस्तों। तो सुरेश का भी क्या नहीं है? फिक्स नहीं है अपना कि सुरेश मेल है या फीमेल है। क्वेश्चन में बोला गया है कि श्याम हरि का पिता है, पिता नहीं है। श्याम हरि का क्या नहीं है दोस्तों? आपको केवल इस वर्ड पे ध्यान देना है कि है या नहीं है। तो श्याम हरि का पिता नहीं है। श्याम हरि का पिता नहीं है, हरि सुरेश का पुत्र है। जो हरि है सुरेश का पुत्र है, लेकिन हमें यह नहीं मालूम है कि जो हरि का तो हमें फिक्स से मालूम है कि ये मेल है, लेकिन सुरेश का मालूम नहीं है कि मेल है या फिर फीमेल है दोस्तों, है ना। तो इसके बारे में हमको मालूम नहीं है। अब हम निष्कर्ष पर आते हैं कि हरि श्याम का भाई है। हरि श्याम का भाई है दोस्तों। ऐसा तो कहीं बोला ही नहीं गया है कि हरि श्याम का भाई है। सीधा बात हुई थी कि श्याम हरि का पिता नहीं है। हाँ, शायद हो सकता है कि भाई हो, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर श्याम का कोई रिलेशन रिलेट ही नहीं किया गया ना किसी से, किसी से रिलेट किया गया हो उसका। और हमें सुरेश के बारे में अभी मालूम भी नहीं है कि सुरेश फीमेल है या फिर मेल है दोस्तों। तो ऐसे में हम पहला निष्कर्ष क्या होगा? गलत होगा दोस्तों। अगले निष्कर्ष पे आते हैं कि सुरेश हरि का पिता है। सुरेश हरि का पिता है दोस्तों। जब हमें जेंडर ही मालूम नहीं है कि मेल है या फीमेल है, तो दोस्तों हम कैसे कह सकते हैं कि सुरेश हरि का पिता है? माता भी हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि आपका जो निष्कर्ष 2 होगा वो भी गलत होगा दोस्तों। हम कभी भी यदि नाम है, नाम के अकॉर्डिंग आप ये मत सोचना है कि ये मेल है या फीमेल। यदि सुरेश होगा तो ज़रूरी नहीं है कि वह आपका मेल ही होगा ना दोस्तों, ये फीमेल भी हो सकते हैं। कई बार देखा जाता है दोस्तों कृष्णा, कृष्णा वर्ड दोस्तों आपने कई जगह देखा हो कि मेल का भी होता है और फीमेल का भी होता है दोस्तों। साथ ही साथ सुरेश, कृष्णा, और कई बार आपको देखा होता है कि आपको मीणा, ये नाम मेल में भी देखे जाते हैं, फीमेल में भी देखे जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नाम है दोस्तों। तो आपको नाम के अकॉर्डिंग कभी नहीं देखना है कि ये मेल है या फीमेल है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोलता है कि अरुण 3 भाई है, भाई बहन है। अरुण और ये कितने? 3 भाई बहन है। अरुण और ये 3 भाई बहन है। अरुण की बहन करुणा, अरुण की बहन कौन है? करुणा है दोस्तों। क्या है? करुणा है अरुण की बहन। तथा भाई वरुण है, भाई वरुण है। भाई तरुण, सॉरी दोस्तों, भाई क्या है? तरुण है। अरुण की बहन करुणा है और भाई तरुण है। दोनों ही उससे छोटे हैं। दोनों ही क्या है? अरुण से छोटे दोस्तों। अरुण से छोटे कौन है? करुणा और तरुण दोनों अरुण से छोटे हैं दोस्तों। अब निष्कर्ष पर आते हैं, करुणा तरुण से बड़ी है। करुणा तरुण से बड़ी है, ऐसा कहीं भी अपने से कथन में नहीं कहा गया है। तो पहला निष्कर्ष आपका क्या होगा? गलत होगा दोस्तों। अगले पे आते हैं, करुणा और तरुण दोनों समान आयु के हैं। ऐसा भी कहीं निष्कर्ष में नहीं कहा गया। हाँ, वो दोनों आयु में अरुण से छोटे हैं, ये कहा गया है, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि दोनों समान आयु के हैं। तो आपका निष्कर्ष 2 भी आपका क्या होगा? गलत होगा दोस्तों। तो ऐसे में आपका आंसर कौन सा होगा? ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 तर्कसंगत हो सकते हैं। ये आपका सही होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देश की निर्धनता का बेरोजगारी एक प्रमुख कारण है। देश की निर्धनता का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों?
निर्धनता का प्रमुख कारण है बेरोजगारी। तो निर्धनता का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? देश की बेरोजगारी। तो पहले निष्कर्ष पर आते हैं कि निर्धनता को समाप्त करने के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है। सही है दोस्तों। निर्धनता का भी यदि रोजगार के अवसर मिलेंगे तो निर्धनता खत्म होगी। देश में सभी व्यक्ति बेरोजगार है, ये तो कोई ठीक जमता नहीं। हाँ, निर्धनता को समाप्त करने के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है। ये है कि हाँ, निर्धनता खत्म हो सकती है, लेकिन देश के सभी व्यक्ति बेरोजगार है, ये कथन आपका गलत होगा। तो केवल निष्कर्ष एक आपका क्या होगा दोस्तों? तर्क संगत होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मरुस्थल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऊँट के बिना काम नहीं चल सकता। क्या बोलते हैं कि मरुस्थल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऊँट के बिना काम नहीं चल सकता। दोस्तों क्या बोल रहा है कथन में कि मरुस्थल से यदि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो ऊँट के बिना आप नहीं जा सकते। अब निष्कर्ष में आते दोस्तों कि मरुस्थल में ऊँट ही आवागमन का सबसे सस्ता साधन है। दोस्तों इससे तो हमारा क्लियर नहीं हो पा रहा है कि हाँ, ऊँट के बिना काम नहीं चल सकता, लेकिन हम नीचे आते हैं कि मरुस्थल में ऊँट ही अधिकता में उपलब्ध होते हैं। दोस्तों यहाँ पर बोल रहे कि मरुस्थल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऊँट के बिना काम नहीं चल सकता। दोस्तों ऊँट की जनसंख्या एक या दो तो नहीं होगी, क्योंकि एक दो ऊँट होंगे तो कितनी जनसंख्या आवागमन कर सकेगी? तो ऊँट अधिकांश मात्रा में होंगे तभी तो आवागमन उनके लिए आवागमन का काम कर रहा है। और दोस्तों अब तीसरी बात हो रही है कि मरुस्थल में ऊँट ही आवागमन का। अब दोस्तों यदि अधिकांश, जहाँ पर अधिकता होगी, हमें मालूम है कि यदि अधिकता किसी भी चीज़ की होती है तो वहाँ पर उसकी जो है अधिकता ही उसके सस्ते होने का कारण बनती है दोस्तों। जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा अधिकता होती है वो उतनी ज़्यादा सस्ती भी होती है दोस्तों। तो ऐसे में हमारा जो फर्स्ट वाला निष्कर्ष होगा वो भी क्या होगा? हो जाएगा, राइट हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आज के समय में दुनिया में कोई भी देश स्वावलंबी नहीं है। स्वावलंबी यानी कि दोस्तों सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। क्या नहीं है? सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है दोस्तों। वो खुद पर आत्मनिर्भर नहीं है या फिर आत्मनिर्भर नहीं है। ऐसे में क्या निष्कर्ष पर आते हैं कि यह असंभव है कि एक देश अपनी ज़रूरत की सभी वस्तुओं का उत्पादन कर ले। सही है दोस्तों। कोई भी एक देश अपनी ज़रूरत की हर वस्तु का उत्पादन नहीं करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि ये हमसे सीधा बोला गया है कथन में ही। देश के लोग सुस्त हो गए हैं। देश के लोग क्या हो गए? सुस्त हो गए हैं दोस्तों। मतलब कि देश के लोगों में क्या आ गई है? सुस्ती आ गई है। मतलब कि जो देश के लोग हैं वो सोचते हैं। तो दोस्तों पहला कथन तो आपका सत्य हो मतलब निष्कर्ष है वो तो सही है आपका कि अपनी ज़रूरत की आवश्यकता है, लेकिन दोस्तों कथन में यहाँ कहीं भी नहीं बोला गया है कि देश के लोग में सुस्ती आ गई है या फिर लेजीनेस या आलसी हो गए हैं। तो यह वाला आपका कथन निष्कर्ष जो होगा गलत होगा दोस्तों। तो केवल एक ही जो है आपका केवल निष्कर्ष कथन एक ही परिणाम स्वरूप है, यह आपका सही होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन बोलता है दोस्तों कि बीमार लोगों को दवा की ज़रूरत होती है। जैसा कि मैंने आपको नेगेटिव और पॉजिटिव वाले में आपको बताया था कि कौन नेगेटिव कब हो पॉजिटिव कब होता है। तो बीमार लोगों को दवा की ज़रूरत होती है ना दोस्तों। बीमार लोगों को क्या होती है? ज़रूरत, दवा की ज़रूरत होती है। ऐसे में हम देखते हैं कि स्वस्थ लोगों को दवा की ज़रूरत नहीं होती। नेगेटिव आ गया तो आपसे कहा गया था कि कभी भी पॉजिटिव का आंसर नेगेटिव और नेगेटिव का आंसर पॉजिटिव नहीं आ सकता। तो आपका निष्कर्ष एक तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका गलत हो जाएगा। निष्कर्ष एक आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। सच्ची में गलत हो जाएगा? नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि स्वस्थ लोगों को दवा की ज़रूरत नहीं होती, बीमार लोगों को होती है, ठीक है, लेकिन स्वस्थ लोगों को ज़रूरत थोड़ी ना होती है। तो इसलिए आपका निष्कर्ष एक क्या होगा दोस्तों? सही होगा। लोग अपने घरों में यह दवा रखते हैं दोस्तों। लोग अपने घरों में दवा रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते। तो इसका आपका ये वाला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। बाकी स्वस्थ लोगों को दवा की ज़रूरत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ये हम कथन इसके लिए निष्कर्ष ये नहीं निकाल सकते, क्योंकि दोस्तों कहा गया है कि इसमें हम खुद से कुछ बातें ऐड नहीं कर सकते। स्वस्थ लोगों को नहीं होती ज़रूरत। कभी आपने स्वस्थ व्यक्ति को कभी भी दवा खाते हुए देखा है दोस्तों? बीमार व्यक्ति ही दवा खाता है दोस्तों, है ना। तो कि इसका जो होगा दोस्तों क्या होगा? पहला निष्कर्ष सत्य होगा और दूसरा निष्कर्ष जो होगा असत्य होगा। तो केवल निष्कर्ष एक ही निहित है, फिर केवल निष्कर्ष एक ही अनुसरण करता है दोस्तों। अगले पे क्वेश्चन पर आते हैं कि कीमती वस्तुओं की सुरक्षा के लिए सेफ्टी लॉकर सर्वोत्तम स्थान है। कीमती वस्तुओं की सुरक्षा के लिए क्या दोस्तों? सेफ्टी लॉकर सर्वोत्तम स्थान है।
तो स्थान है। दोस्तों हमने कथन पढ़ लिया। अब निष्कर्ष पर आते हैं। कीमती वस्तुएं किसी भी स्थान पर सुरक्षित नहीं होती। कीमती वस्तुएं किसी भी स्थान पर सुरक्षित नहीं होती, ये तो दोस्तों कहीं भी नहीं बोला गया कथन में कीमती वस्तु कहीं भी सुरक्षित नहीं होती। उन्होंने बोला है कि सेफ्टी लॉकर सर्वोत्तम स्थान है और कीमती वस्तुओं की सुरक्षा के लिए सेफ्टी लॉकर से बेहतर बहुत कम स्थान है। दोस्तों जब उन्होंने बोल दिया कि सेफ्टी लॉकर ही सर्वोत्तम है यानी कि बेहतर है, तो उससे बेहतर दूसरे स्थान कैसे हो सकते हैं? तो यह भी आपका निष्कर्ष क्या होगा दोस्तों? गलत होगा। तो इसमें क्या आएगा? ना तो एक और ना ही दो निष्कर्ष नहीं थे दोस्तों, ना तो एक और ना ही दो, ना तो एक और ना ही दो निष्कर्ष दोस्तों नहीं थे दोस्तों, है ना। अगले पे आते दोस्तों कि डॉक्टरों का कहना है सुबह का योगाभ्यास स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। डॉक्टरों का कहना क्या है दोस्तों? कि सुबह का योगाभ्यास स्वास्थ्य के लिए अच्छा है दोस्तों। ठीक है, हम निष्कर्ष पर आते हैं कि सुबह का योगाभ्यास अच्छे स्वास्थ्य का एकमात्र तरीका है। दोस्तों यह कथन में यह नहीं कहा गया है कि केवल एकमात्र ओनली यही है, तो यह आपका निष्कर्ष क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और दोस्तों जब आपको बताया गया है कि यदि कहीं भी एकमात्र या ओनली वाली बात आ जाए या केवल यदि कहीं भी लग जाता है तो निष्कर्ष हमेशा गलत होता है दोस्तों। यदि केवल उन्होंने कहीं भी लगा दिया तो निष्कर्ष आपका हमेशा दोस्तों क्या होगा? गलत होगा दोस्तों। ओनली कहीं भी लग गया तो निष्कर्ष आपका हमेशा क्या होगा दोस्तों? गलत होगा दोस्तों, है ना। तो क्या कहा गया है कि केवल सुबह का योगाभ्यास अच्छे स्वास्थ्य का एकमात्र तरीका है। दोस्तों आपका निष्कर्ष गलत हो जाएगा। अगला है कि अगला क्या है कि शाम के समय योगाभ्यास स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो कथन में ऐसा कहीं भी नहीं बोला गया है दोस्तों कि शाम के समय योगाभ्यास हानिकारक है ना दोस्तों। शाम के समय योगाभ्यास हानिकारक है ऐसा कहीं भी नहीं बोला गया है। तो कथन दो, निष्कर्ष दो और निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दो क्या होंगे आपके? गलत हो जाएंगे। तो ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो नहीं थे, या फिर निष्कर्ष ना तो एक अनुसरण करता है और ना ही दो अनुसरण करता है दोस्तों। अगले पर आएंगे दोस्तों। अगला क्या बोलता है दोस्तों? विश्व की जनसंख्या हर वर्ष बढ़ती है। क्या दोस्तों? कि विश्व की जनसंख्या क्या है? हर वर्ष बढ़ती जनसंख्या विस्फोट के कारण विश्व की खाद्य समस्या उत्पन्न हो रही है। विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है इसीलिए विश्व में खाद्य समस्या भी उत्पन्न हो रही है दोस्तों। निष्कर्ष पर आएंगे। पहले दोस्तों कथन को अच्छे से समझ लेना चाहिए। यदि आप कथन को अच्छे से समझ लेंगे दोस्तों तो आपके लिए निष्कर्ष निकालना बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बहुत ही सरल हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि यदि आपने कथन को समझ लिया तो निष्कर्ष आप आसानी से निकाल पाओगे। अब निष्कर्ष में क्या कहा गया है कि जनसंख्या नियंत्रण से विश्व की खाद्य समस्या कम हो जाएगी। जनसंख्या नियंत्रण यदि आप करेंगे सही है दोस्तों, यदि जनसंख्या नियंत्रण होगा तो खाद्य समस्या कम होनी ही है। तो आपका निष्कर्ष एक क्या होगा दोस्तों? राइट होगा। निष्कर्ष दो क्या बोलता है कि अधिकांश जनसंख्या के लिए अधिक खाद्य उत्पादन, हाँ अधिक जनसंख्या और आप यदि अधिक खाद्य उत्पादन कर लोगे तो भी आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। दोस्तों निष्कर्ष एक और दो दोनों ही इसमें अनुसरण करते हैं। निष्कर्ष एक और दो दोनों ही इसमें अनुसरण करते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों? कि समय और प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करते। समय और प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करते। दोस्तों आपने भी सुना है कि टाइम कभी भी किसी का इंतजार नहीं करता। समय एक ऐसी चीज़ है जो यदि निकल रही है तो निकलेगी। टाइम यदि आप खुद टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो दोस्तों इसमें आपकी गलती है दोस्तों। बाकी समय आपके लिए कभी भी नहीं रुकेगा दोस्तों। टाइम बढ़ता जाएगा और टाइम इनफाइनाइट है दोस्तों, क्योंकि इसका निकलना जरूरी है और यह निकलता ही जाता है दोस्तों। ये कभी भी आपके लिए नहीं रुकता। ऐसे में आपको कथन को समझना आवश्यक होता है कि समय और प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करते दोस्तों, है ना। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि समय किसी के नियंत्रण में नहीं है। समय किसी के नियंत्रण में है क्या दोस्तों? तो नहीं है। तो पहला आपका निष्कर्ष सत्य होगा, समय किसी के नियंत्रण में नहीं है। हर किसी को अतीत के बुरे अनुभवों को भुलाकर, यानी कि दोस्तों यदि आप पास्ट को याद रखकर हमें यदि जियोगे तो कभी भी आप खुश नहीं रह पाओगे दोस्तों। पास्ट को यदि आप याद रखोगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे दोस्तों। क्या बोल रहा है कि हर किसी को अतीत के बुरे अनुभवों को भूलकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए दोस्तों। पास्ट को भूलकर यदि आप लाइफ में आगे बढ़ोगे दोस्तों तो आप हमेशा खुश रहोगे। इसलिए कहा गया है कि हर किसी को अतीत के बुरे पन्नों को भूलकर नए जीवन की शुरुआत करना चाहिए दोस्तों। आपका जो है निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, निष्कर्ष दो भी आपका इसमें अनुसरण करता है, क्योंकि दोस्तों उसने कहा है प्रवाह और समय इंतजार नहीं करते। इसलिए कहा गया है कि यदि
यदि आप अतीत के बारे में याद करोगे, पास्ट के बारे में याद करोगे, तो आपका समय बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि आप यदि जिस समय याद कर रहे हो अतीत के बारे में, उससे आपका समय आगे जा रहा है, आपके समय का प्रवाह हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, वो आपका कभी भी इंतजार नहीं करेगा दोस्तों। ना तो आप कभी अतीत के बारे में, अतीत के बुरे अनुभवों को याद कीजिए, और ना ही दोस्तों भविष्य के बारे में सोचिए, क्योंकि भविष्य के बारे में दोस्तों केवल क्या किया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है, ना कि कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इसलिए दोस्तों हमेशा अपने वर्तमान में जीना चाहिए। वर्तमान में यदि आप जीते रहोगे दोस्तों, तो हमेशा आप लाइफ में सक्सेसफुल होगे दोस्तों, क्योंकि वर्तमान में जीना ही एक अच्छे चरित्र की निशानी है। ऐसा नहीं है कि आपको फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है, फ्यूचर के बारे में सोचना है दोस्तों, लेकिन आपको वर्तमान की जो आप यदि फ्यूचर के बारे में सोचते ही कहीं बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कर रहे हो दोस्तों, तो उसमें आपकी गलती है। किसी और को यदि आप बाद में दोषी ठहराओगे तो वह कोई और इसके लिए दोषी नहीं होगा दोस्तों, कि आप वर्तमान में फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, इतना ज़्यादा सोच रहे हो कि आपका सारा समय निकाल देते हो। फ्यूचर के बारे में सोचिए दोस्तों, फ्यूचर प्लानिंग करना ज़रूरी होता है दोस्तों, फ्यूचर प्लानिंग करना ज़रूरी होता है दोस्तों, लेकिन इतनी में नहीं कि आप बस फ्यूचर प्लानिंग ही करते जा रहे हैं और फ्यूचर प्लानिंग के चक्कर में अपने प्रेजेंट को आपने बिल्कुल खो देते हैं, है ना दोस्तों। तो निष्कर्ष क्या है कि समय किसी का नियंत्रण में नहीं है। सही है दोस्तों, हर किसी को अतीत के बुरे पन्नों को भुलाकर नए जीवन की शुरुआत करना चाहिए। तो निष्कर्ष तो भी आपका क्या होगा दोस्तों, सही होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे दिए गए कथनों के आधार पर उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए कथन के अनुसार सही है। क्या कहा गया है दोस्तों कि मेरी कक्षा के सभी छात्र कैसे हैं दोस्तों, मेधावी है। मेरी कक्षा के सभी छात्र मेधावी है, लेकिन सरला मेधावी नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों जो मेरी कक्षा है उसमें जो छात्र हैं सभी कैसे मेधावी है, लेकिन सरला मेधावी नहीं है। मतलब कि सरला क्या है, सरला आउट ऑफ क्लास है दोस्तों, आउट ऑफ क्लास है दोस्तों। जैसे कि हम बोलते हैं ना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, वो क्वेश्चन अपने सिलेबस में नहीं होता तो बोलते हैं आउट ऑफ सिलेबस। ऐसे ही यदि सरला इसकी क्लास से नहीं है तो सरला क्या है, आउट ऑफ क्लास है, मतलब इसकी क्लास की नहीं है दोस्तों। तो मेरी कक्षा के सभी छात्र कैसे हैं, मेधावी हैं, और सरला मेधावी नहीं है। तो सरला को कठिन परिश्रम करना चाहिए दोस्तों। तो ये कहने वाले हम कोई भी नहीं होते कि हम कहें कि सरला को कठिन परिश्रम करना चाहिए, ये कहने वाले हम कौन होते हैं, वो यह उसे सोचना चाहिए। हालांकि एज ए टीचर, एज ए गाइडर आप बता सकते हो, लेकिन दोस्तों जब हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हमें उन भावनाओं को याद नहीं रखना है कि हम अच्छे से गाइड करना है। यहाँ पर केवल क्या है कि आपको सरला को कठिन परिश्रम करना चाहिए। यहाँ पर निष्कर्ष आपका गलत होगा। सरला मेरी कक्षा की छात्रा नहीं है, मेरी कक्षा की छात्रा नहीं है दोस्तों। यह तो जो आपको पहले ही बता दिया गया है कि यहाँ भी नेगेटिव यदि थिंकिंग आ जाती है तो वो तो हमेशा गलत होते ही। कुछ छात्र मेधावी नहीं होते, अब चलो नहीं होते, लेकिन कथन आपका क्या बोल रहा है कि उसकी कक्षा के सारे छात्र मेधावी हैं ना, कुछ नहीं होते लेकिन उसकी कक्षा के सारे मेधावी हैं, है ना। और अमेधावी छात्र छात्रा नहीं होते, अमेधावी छात्र छात्रा नहीं होते, अमेधावी छात्र क्या नहीं होते, छात्रा नहीं होते दोस्तों। तो यह भी आपका गलत होगा दोस्तों। चारों यदि मैंने गलत कर दिया, सही कौन सा होना चाहिए दोस्तों, तो सही होगा, सही आपका इसमें तो यह होगा कि सरला मेरी कक्षा की छात्रा नहीं है। सरला यदि मेरी कक्षा की छात्रा नहीं है तभी वह मेधावी नहीं है। यदि मेरी कक्षा में होती तो वह मेधावी होती, क्योंकि दोस्तों मेरी कक्षा के जितने भी बच्चे हैं सारे क्या हैं, मेधावी हैं। मेरी कक्षा के सारे बच्चे मेधावी हैं दोस्तों। तो ना तो हम सरला से ये बोल सकते हैं, ना कुछ छात्र मेधावी होते हैं। हाँ, कुछ छात्र मेधावी नहीं हो सकते, लेकिन हमें अभी हमसे ये इसके बारे में कोई निष्कर्ष के बारे में नहीं कहा गया है। और अमेधावी छात्र छात्रा नहीं होते, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर, सॉरी दोस्तों गलती से जवाब वही आ गया 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आपका दोस्तों क्या बोलता है कि अच्छे समाज के लिए स्वतंत्रता और अनुशासन, अच्छे समाज के लिए स्वतंत्रता और अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अच्छे समाज के लिए क्या क्या बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, अच्छे समाज के लिए स्वतंत्रता और अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण होते हैं। स्वतंत्रता और अनुशासन रहित लोगों के कारण समाज को समस्या का सामना करना पड़ता है। सत्य दोस्तों कि स्वतंत्रता और अनुशासन रहित यदि लोग समाज में होंगे तो उनके कारण समाज को क्या है, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। समाज में किसी को स्वतंत्रता और अनुशासन नहीं है। अब दोस्तों ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि किसी को भी अनुशासन या स्वतंत्रता नहीं है, तो सेकंड वाला निष्कर्ष आपका यहाँ पे गलत होगा दोस्तों। सेकंड क्या हो जाएगा दोस्तों आपका
गलत हो जाएगा दोस्तों। सेकंड क्या होगा आपका यहाँ पे गलत होगा दोस्तों, केवल ये वाला आपका सही होगा दोस्तों। अगले पर आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, सॉरी दोस्तों 16 कहाँ पर गया, शायद दोस्तों क्वेश्चन डालने में गलती हो गई, 14 वाला डबल डाल दिया और 16 डालना भूल गए दोस्तों, कोई नहीं। 17 से स्टार्ट करते हैं। विश्व की जनसंख्या हर वर्ष बढ़ती है, ये क्वेश्चन डबल डल गया है दोस्तों कि विश्व की जनसंख्या हर वर्ष बढ़ती है, जनसंख्या विस्फोट विश्व में खाद्य समस्या का कारण है दोस्तों। इसका हमने कर लिया था कि विश्व जनसंख्या नियंत्रण से खाद्य समस्या जनसंख्या नियंत्रण से विश्व खाद्य समस्या का समाप्त हो सकती है, खाद्य समस्या कम हो सकती है दोस्तों, और अधिक जनसंख्या के लिए खाद्य उत्पादन भी अधिक करना होगा। दोनों ही निष्कर्ष अपने सत्य थे। इसके लिए आंसर क्या आया था दोस्तों, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही अनुसरण करते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है दोस्तों, 18 क्वेश्चन नंबर बोलता है कि भारत में चुनाव बहुत जल्दी हो रहे हैं। भारत में चुनाव कैसे हो रहे हैं, बहुत जल्दी हो रहे हैं। हमें अपनी वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था पुनर्विचार करने की ज़रूरत है कि भारत में चुनाव है दोस्तों बहुत जल्दी हो रहे हैं। ऐसे में हमें क्या आवश्यकता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का हम पुनर्विचार करने की हमें ज़रूरत है दोस्तों। तो हमें पहला निष्कर्ष क्या दिया गया है कि हमारी वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। हमारी वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसे नहीं है दोस्तों, संतोषजनक नहीं है। अब कथन बोल रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पुनर्विचार करना चाहिए। पुनर्विचार क्यों करेंगे हम, जबकि असंतोषजनक होगी, संतोषजनक नहीं होगी तो हमें पुनर्विचार करना ही होगा। बार बार चुनाव होना स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। बार बार चुनाव होना भी दोस्तों स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। यदि हम पुनर्विचार भी कर रहे हैं, है ना, लोकतांत्रिक व्यवस्था अच्छी भी नहीं है, तो मतलब सही है कि लोग बार बार चुनाव होना भी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होता। तो आपका ये भी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही अनुसरण करते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है, कुछ भारतीय शिक्षित हैं और शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवार को पसंद करते हैं। क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि कुछ भारतीय शिक्षित हैं, ये तो भारतीय हो गए दोस्तों। और यहाँ पर क्या बोला गया है कि कुछ भारतीय शिक्षित है दोस्तों। क्या बोला गया है कि कुछ भारतीय शिक्षित है, मतलब ये टोटल है, इसमें से कुछ भारतीय क्या हो गए दोस्तों आपके शिक्षित हो गए, है ना। कुछ भारतीय शिक्षित है ना, और शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवार को पसंद करता है। और शिक्षित व्यक्ति कैसे परिवार को पसंद करता है दोस्तों, छोटे परिवार को पसंद करता है दोस्तों, है ना। ये छोटे परिवार को शिक्षित व्यक्ति आपका पसंद करता है दोस्तों। तो ये वाला जो ब्लैक वाला जो भाग है, इससे हम समझ लेते हैं कि शिक्षित व्यक्ति क्या करता है, छोटे परिवार को पसंद करता है दोस्तों। आगे बात करते हैं निष्कर्ष पर कि सभी छोटे परिवार शिक्षित हैं। सभी छोटे परिवार कैसे दोस्तों, शिक्षित हैं। तो यहाँ पर हम ये फिक्स नहीं बता सकते कि हर छोटा परिवार शिक्षित होगा। हाँ, ये है कि कुछ कि जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं छोटे परिवार को पसंद करते हैं, ठीक है, लेकिन सभी छोटे परिवार शिक्षित होंगे, इस कथन के बारे में, निष्कर्ष के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते दोस्तों। ये आपका गलत होगा। कुछ भारतीय छोटे परिवारों को पसंद करते हैं, हाँ कुछ भारतीय करते हैं, ये आपका कुछ वाला हिस्सा आपको बताया आया है कि कुछ भारतीय छोटे परिवार को पसंद करते हैं दोस्तों। इसमें आपको निष्कर्ष 2 ही केवल क्या कर रहा है, अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें हैं। प्रत्येक पुस्तकालय में क्या है दोस्तों, पुस्तकें हैं। यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें, इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा दोस्तों, कुछ पुस्तकालयों में पाठक नहीं होते दोस्तों। नेगेटिव वाली बात हो गई तो यहाँ पर तो ये गलती हो जाएगा, कुछ पुस्तकालयों में पाठक नहीं होते। नहीं वाला वर्ड किया था हमने पहले ही, जहाँ भी नहीं या ओनली आ जाता है तो वो पहले ही गलत आपका हो जाता है। पुस्तकें केवल पुस्तकालय में हैं, पुस्तकें केवल पुस्तकालय में हैं दोस्तों। वापस क्या वर्ड आ गया आपका, नहीं के बाद केवल। पुस्तकालय केवल कहाँ पर, पुस्तकालय में दोस्तों। जरूरी नहीं है केवल पुस्तकालय में ही पुस्तकें होंगी, पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए हैं। ये भी आपका दोस्तों क्या होगा, गलत होगा। तीसरा भी आपका गलत होगा। बात आती है आपकी चौथी, कोई पुस्तकालय पुस्तक रहित नहीं है। कोई पुस्तकालय, हाँ दोस्तों, यहाँ बोला गया पुस्तकालय, प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें हैं, मतलब प्रत्येक पुस्तकालय में होगा, प्रत्येक पुस्तकालय पुस्तक रहित नहीं है। तो यह आपका सही होगा दोस्तों। क्या होगा आपका, ये सही होगा, डी वाला आपका सही होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
कथन, एक T20 क्रिकेट मैच में एक टीम के द्वारा लिए गए कुल विकेट 9 हैं। एक T20 मैच हुआ था दोस्तों, उसमें टीम के द्वारा लिए गए विकेट कितने दोस्तों? 9 हैं दोस्तों, है ना। इसमें से 6 विकेट स्नीपर द्वारा लिए गए हैं। 6 विकेट किसके द्वारा लिए गए हैं दोस्तों? स्नीपर द्वारा लिए गए हैं। अब निष्कर्ष पर आते हैं कि टीम में 80% गेंदबाज थे, वह भी कौन से थे? स्नीपर थे दोस्तों। तो यह निष्कर्ष हम नहीं बता सकते कि 80% थे या नहीं थे दोस्तों। कभी भी एक प्रॉपर वो नहीं बता सकते हम कि हाँ 80% होंगे। शायद कोई स्नीपर ना हो, उसने विकेट लिया हो, या फिर 80% स्नीपर ना हो। तो दोस्तों ऐसे में हम क्या होगा कि इसका नहीं, निष्कर्ष एक नहीं निकलता। टीम के ओपनिंग गेंदबाज स्नीपर थे। अब ये भी हमें फिक्स थोड़ा ना मालूम है दोस्तों कि हम कोई मैच देखने थोड़ा ना बैठे थे वहाँ पे जो हमें मालूम होगा। सॉरी दोस्तों, मैं ऐसे ही मजाक में बोल रहा था। तो टीम के ओपनिंग गेंदबाज स्नीपर थे, ये भी आपका निष्कर्ष नहीं निकलेगा दोस्तों। तो आपका कथन यहाँ पर जो कथन के निष्कर्ष हैं वो कौन क्या निकलेंगे दोस्तों? कि केवल निष्कर्ष बी अनुसरण करता है? नहीं दोस्तों। केवल ए अनुसरण करता है? नहीं। ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष बी, ना तो निष्कर्ष ए और ना ही निष्कर्ष बी अनुसरण करता है दोस्तों, है ना। निष्कर्ष क्या अनुसरण कौन करता है दोस्तों? केवल आपका बी वाला जो है ये आपका राइट होगा दोस्तों। 22 पर आते हैं दोस्तों। भारत में कथन क्या है? भारत में बैंकिंग प्रणाली के 4 स्तर है। पहला है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, है ना दोस्तों। और दूसरा क्या है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तीसरा सहकारी बैंक मतलब रीजनल रूरल बैंक। कोऑपरेटिव बैंक, यह हो जाएगा आपका कोऑपरेटिव बैंक, ये रीजनल रूरल बैंक आ जाएगी आपकी। और भुगतान पे बैंक और छोटे बैंक मतलब कि पेमेंट बैंक और फाइनेंशियल बैंक जो होते हैं। 4 बैंक के स्तर होते हैं बैंकिंग प्रणाली के। इसमें आपका निष्कर्ष दिया गया है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक भारत की बैंकिंग प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी है। ऐसा कहीं भी नहीं गया, 1 नंबर पर दिया गया है, 2 नंबर कितने 1 नंबर पर दिया गया है, तो ऐसा थोड़ा ना है कि सर्वोत्तम होगी या फिर सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली होगी, ऐसा कहीं भी नहीं दिया गया है दोस्तों कथन में। भारत अपने बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार करने की योजना बना रहा है, ऐसा भी हमें कई कथन में मालूम नहीं जान पड़ता कि योजना बना रहा है। तो ना तो 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। 23 क्या बोलता है दोस्तों? जापान की जनसंख्या में 1% की कमी आई है। जापान की जनसंख्या में 1% की कमी आई है, जबकि इसकी जीडीपी क्या है दोस्तों? जीडीपी वही बनी हुई है, 1 वर्ष पहले की तुलना में स्थिर है दोस्तों। मतलब कि जापान की जनसंख्या पहले दोस्तों 100 थी, कितनी थी दोस्तों? पहले 100 थी। और जीडीपी क्या थी दोस्तों? मान लो कि पहले जीडीपी 5% थी, है ना, और जनसंख्या 100 थी। तो जीडीपी पहले कितनी थी? 5% थी, जनसंख्या 100 थी, है ना दोस्तों। और अब भी जीडीपी कितनी है? 5% है, लेकिन जनसंख्या जो है कम हो गई है, 1% कम हो गई है। तो मान लो कितनी? मान लो कि 90 है। अब पहले 100 थी, अब 90 है, लेकिन जीडीपी वही है। जीडीपी 5% ही है, लेकिन जनसंख्या तो कम हुई है। मतलब दोस्तों जीडीपी में बढ़ोतरी तो हुई है। यदि 100 जनसंख्या रहती हो फिर भी यदि जीडीपी वही रहती तो कोई बढ़ोतरी नहीं होती। लेकिन यदि 100 जनसंख्या और जीडीपी 9 और जनसंख्या 90 है और जीडीपी 5% है तो कुछ तो वृद्धि हुई है दोस्तों। तो ऐसे में क्या होगा? हम निष्कर्ष निकाल दे, जापान की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पादन में 1 वर्ष पहले की तुलना में वृद्धि हुई। निष्कर्ष 1 सही होगा दोस्तों। सेकंड क्या बोलता है कि जापान में 50 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों की तुलना में 50 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति होने चाहिए, ऐसा कहीं भी नहीं बोला गया दोस्तों। निष्कर्ष तो आपका गलत होगा। इसका क्या होगा? केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है दोस्तों। कौन सा? केवल निष्कर्ष 1 आपका अनुसरण करता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर आएंगे 24 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। ये दोस्तों कार्यवाही से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कि आयान केवल रेसर बाइक ही चलाता है। आयान कैसी बाइक चलाता है दोस्तों? केवल रेसर बाइक चलाता है। आयान केवल कौन सी बाइक चलाता है दोस्तों? रेसर बाइक ही
चलाता है दोस्तों, है ना दोस्तों। आयान रेसर बाइक ही चलाता है। पिछले हफ्ते आयान ने ABC बाइक चलाई। आयान केवल दोस्तों रेसर बाइक चलाता है, तो ABC भी कोई क्या होनी चाहिए, केवल वर्ड आ गया, मतलब कि ABC भी क्या होगी, आपकी रेसर बाइक ही होगी दोस्तों, क्योंकि वो रेसर बाइक चलाता है तो ABC भी रेसर बाइक ही होना चाहिए, तभी तो चलाएगा वो। तो एक क्या बोलता है कि ABC एक रेसर बाइक है, तो आपका कथन एक निष्कर्ष एक जो होगा सत्य होगा। निष्कर्ष 2 बोलता है कि ABC एक रेसर बाइक नहीं है। क्या बोलता है, ABC एक रेसर बाइक नहीं है दोस्तों, सही है, क्योंकि वह केवल क्या चलाता है, रेसर बाइक ही चलाता है दोस्तों वो केवल। तो इसलिए निष्कर्ष 2 आपका गलत होगा दोस्तों, निष्कर्ष 2 आपका क्या होगा दोस्तों, गलत होगा, है ना दोस्तों। निष्कर्ष 2 आपका क्या होगा दोस्तों, गलत होगा, है ना। निष्कर्ष 2 दोस्तों यहाँ पर आपका गलत होगा, निष्कर्ष 1 आपका सही होगा दोस्तों। तो केवल यहाँ पर क्या है कि केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है दोस्तों। दोस्तों मैं इतने मेहनत से वीडियोस बना रहा हूँ दोस्तों। प्लीज़ यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें। और आपको मालूम है कि कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अभी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। कथन निष्कर्ष से रिलेटेड ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा दोस्तों एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों प्लीज़ ऐसे में चैनल को जो ये चैनल है इसे सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि बहुत से लोग इस वीडियो को देखें और इस वीडियो का लाभ ले सके दोस्तों। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय श्री महाकाल। मिलते हैं अगली वीडियो में।